शीला दीक्षित 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, दिल्ली को नया स्वरूप दिया, लेकिन अपनी विरासत को मुकम्मल तौर पर कभी आगे नहीं बढ़ाया। जब शीला दीक्षित विधानसभा चुनाव लड़ती थी तो पर्दे के पीछे पूरा परिवार काम करता था, लेकिन उसमें लतिका दीक्षित, उनकी बेटी, अलग तरीके से रणनीति बनाती थी। चुनाव प्रचार किस रूप में होना चाहिए उसको लेके काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन कभी राजनीति में वो नहीं आई। आज खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लतिका दीक्षित जी। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल तो यही कि 15 सालों तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही हैं और हमने कई मोर्चों पे आपको देखा कि आप काम करती हुई नजर आई, वो भी पर्दे के पीछे। राजनीति में प्रचार प्रसार का काम आपने कब से शुरू किया? किस तरीके से आप शीला जी के लिए काम करते थे? मैं एक कांग्रेस परिवार से हूँ। मेरे बाबा, मेरे दादा भी कांग्रेस में रहे, वरिष्ठ नेता थे। तो अगर मैं बात करूं तो हम, जब से मैं पैदा हुई हूं, मैं कांग्रेस के माहौल में ही बड़ी हुई हूं। तब हम बहुत छोटे थे, लेकिन तभी भी हम वो बिल्ले, झंडे, बिंदी लगा के घूमा करते थे, प्रचार करते थे जब भी इलेक्शन होते थे। और दीक्षित जी, मेरे उमाशंकर दीक्षित जी, मेरे दादा, वो ट्रेजरर भी थे। तो हमारे यहाँ से सारा सामान जाता था, सामग्रियाँ जाती थी, तो मैं और मेरे भाई संदीप सारा लाद के गली गली में प्रचार करते थे। तो हम, आई थिंक, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बचपन से ही रहे हैं, और क्योंकि उस माहौल में बड़े हुए हैं तो उन्हीं सिद्धांतों के साथ हम बड़े हुए हैं। अम्मा की एंट्री पॉलिटिक्स में 1984 में हुई। बहुत कम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि वो पहले सांसद कन्नौज से थीं और पहली कांग्रेस की वो एमपी थी। पहली बारी कांग्रेस जीती थी कन्नौज से जी, 84 में। तब मैं स्कूल में थी और हाँ, हम प्रचार के लिए जाते थे, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से थे उस समय। वहाँ पर काफ़ी गुंडागर्दी बहुत थी उस समय इस इलाके में, 84 के समय में। उस समय जो वोटिंग होती थी पेपर बैलेट था, और आपको याद है डंपिंग बहुत होती थी। तो बड़ी कठिनाइयों से वो इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन हाँ, वो मेरा पहला एक्चुअल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो पहला कांग्रेस के लिए प्रचार करने का वक्त है 84 जी 84 का। लेकिन उसमें जो जोश था, क्योंकि इंदिरा जी की डेथ हुई थी और एक अलग किस्म का माहौल था उस समय। हम प्रचार कर भी रहे थे, लेकिन इंदिरा जी का नाम लेके एक श्रद्धांजलि थी वो। तो वो डिफरेंट तरह का एक बहुत ही अलग किस्म का इलेक्शन था। उसमें कोई एंटी वॉइसेस नहीं थी। हाँ, आपके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो एक बहुत अलग किस्म का था, क्योंकि वो एक इंदिरा जी को पूरे देश ने, लोगों ने दिल से श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, हिस्टोरिकल जीत हुई। लेकिन अब 98 में आते हैं, जब आपने चुनाव प्रचार उनके लिए शुरू किया, पर्दे के पीछे रणनीति आपने बनाई, क्योंकि माँ तो चुनावी मैदान में थी, सब पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रचार प्रसार करती। 98 में, क्योंकि 98 में जब आप लोगों ने मेहनत की तो कांग्रेस सत्ता में आई और तब से लगातार वो मुख्यमंत्री रही। 98 की थोड़ी कहानी बताइए, कैसे प्रचार किया? हाँ, तो देखिए, बीच में फिर अम्मा कन्नौज से हारी, ज़्यादातर कांग्रेस हारी जो इलेक्शन 89 में हुआ। उसके बाद वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर गई, उन्नाव से भी लड़ी। लेकिन जो असली फिर चुनाव में उतरी मैदान में, वो था जब सोनिया जी ने सोचा कि शीला जी को दिल्ली लाना है और दिल्ली में हमें कांग्रेस रिवाइव करनी है। तो पहले उन्होंने ईस्ट दिल्ली से अपना लोकसभा चुनाव शुरू किया, वहाँ से हमने, और वो उस समय इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 20 लाख वोटर था, और हमें उसको 21 दिन में कवर करना था। 20 लाख वोटर को पहुँचना था और शीला जी को इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि वो यहाँ से पॉलिटिशियन, हाँ, पली बड़ी यहीं हुई थी, लेकिन राजनीति तो उन्होंने यूपी से की थी। तो हमारे लिए एक बड़ी कठिन वो थी, लेकिन उसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि दिल्ली किस तरह का है। अच्छा, अभी तक वो रूरल इंडिया में थी, ये अर्बन सेंटर था, तो बहुत अलग किस्म से था, और हमें रणनीति पे बहुत काम करना था। और यहाँ पर नए संबंध बनाने थे कांग्रेस के नेताओं के साथ, क्योंकि हमारा उनके साथ तालमेल नहीं था अभी तक। तो हमारा ज़्यादातर समय, मेरा जो अम्मा का लोकसभा इलेक्शन में रहा था, हमारे पूरे परिवार का संबंध बनाने में था और लोगों से कांटेक्ट और यहाँ की राजनीति को समझने में। पर जब अम्मा 98 में, तब तक वो पीसीसी चीफ बन गई थी,
और हमें समय भी मिल गया था दिल्ली को समझने में, दिल्ली को जानने में, उसकी ज़रूरतों को, यहाँ के किस तरह के वर्कर्स थे, किस तरह के नेता थे। तब तक जब हम उतरे हैं विधानसभा के चुनाव में तो हम फुली प्रिपेयर्ड थे तब तक। और वो चुनाव भी बड़ा ही मज़ेदार था, क्योंकि देखिए उस समय जो आज का समय है वो उस समय का भी वही समय था। दिल्ली समस्याओं से घिरी हुई थी। आज के युवा तो शायद जानते ही नहीं होंगे, उनमें से बहुत लोग तो पैदा ही नहीं थे उस समय, मतलब हुए थे, और बहुत सारे यंग थे। 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, 15-15 घंटे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या थी, प्याज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इन्फ्लेशन मुद्दा था, हेल्थ केयर मुद्दा था, सड़कें, ट्रैफिक जैम था इतना, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, जो सारी समस्याएं आज हैं। इसलिए मैं देखती हूँ कि कहीं हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, और इसलिए मुझे बहुत दर्द भी है। तो उस समय हमने जो इलेक्शन कैंपेन किया वो किसी के खिलाफ नहीं किया, हमने मुद्दों का चुनाव लड़ा, टोटली मुद्दों का। और वर्कर्स, हमने बहुत काम वोटर्स तक पहुंचने का किया, वोटर से कांटेक्ट करने का, उसकी समस्याओं को समझने का, समाधान को लेकर, बट हम समाधान के साथ गए। हम सिर्फ समस्याएं नहीं सुन रहे थे, हम उनके साथ और बातचीत, जो अम्मा का एक स्टाइल था कि आप लोगों को जोड़ेंगे। तो वो मेरा जो पहला कैंपेन था हमारे पूरे परिवार का, वो बहुत ही हमारे लिए सीख का था। हम लोगों को समझे, लोग कांग्रेस को समझे, और कांग्रेस की डेवलपमेंट की जो राजनीति है उसको समझे। आपने बहुत बड़ी बात है कही कि आप समस्या लेके नहीं बल्कि समाधान लेके आप जनता के बीच आप जाती थी, और वो उसका आपको फायदा भी हुआ, और कांग्रेस पार्टी जो है मेजोरिटी में आ गई। सवाल ये है कि शीला जी की विरासत के बाद हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी शीला दीक्षित पे डायरेक्ट हमला नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि एक इमोशनली उनका लगाव था दिल्ली से और लोग जुड़े हुए थे। उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जवाब देने के लिए बनाया गया कि देखिए एक महिला ने विकास किया, महिला ही सुधारेगी दिल्ली को फिर से आम आदमी पार्टी के बाद। तो माना जाए कि लतिका दीक्षित को भी मैदान में आना चाहिए और राजनीति में शीला दीक्षित की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए, और जवाब रेखा गुप्ता को आपसे बेहतर कौन दे सकता है? देखिए, विरासत की बात अम्मा दीक्षित परिवार की विरासत नहीं थी, वो कांग्रेस की विरासत है। वो कांग्रेस को बिलोंग करती है, मुझे और मेरे भाई को नहीं बिलोंग करती हूँ। वो हमारी माँ है, और हाँ, उनके संस्कार हम में कुछ हद तक आए हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में हम बड़े हुए, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो बिलोंग करती हैं कांग्रेस की। तो ये तो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस डिसाइड करे कि किसको वो उतारना चाहेंगे। जो शीला जी की, और शीला जी की विरासत है कांग्रेस की विरासत, कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी, कांग्रेस के डेवलपमेंट एजेंडा को ले गई। वो शीला जी का एजेंडा नहीं था, वो कांग्रेस का एजेंडा था। वो कांग्रेस में, उनके कण कण में कांग्रेस थी, कण कण में, और वो कांग्रेस की ही फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, सोच को लेके आगे बढ़ी कि हम लोगों के लिए यहाँ हैं। हम देखिए, मुझे एक ये रूलिंग पार्टी जो शब्द है उससे मुझे बड़ी नफरत है। हम कोई रूलर थोड़ी ना है, हम उसको रूलिंग पार्टी क्यों कहते हैं? हमें वोट दिया जाता है कि हम समाज सेवा कर पाएं, हम लोगों की सेवा कर पाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरी कर पाएं। तो एक ये जो हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, मुझे ये शब्द नहीं समझ आता। हम रूलर नहीं, हम कोई राजा महाराजा नहीं है। तो कांग्रेस किसको डिसाइड करे, वो कांग्रेस की पे है। क्या विरासत मुझे आनी चाहिए, क्या मेरे भाई को आनी चाहिए? नहीं। हाँ, हम अपनी माता की सोच को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो शायद इसलिए हमें लगता है कि विरासत हमें आनी चाहिए, बट मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर राजनीति में अगर आपको मौका मिलता है, खासतौर पे क्योंकि महिला का जवाब महिला दे सकती है, और हमने देखा है कि पर्दे के पीछे जो आपने मुकम्मल तौर पर रणनीति बनाई, शीला जी सत्ता में आई, जब भी शीला जी चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस के लिए खुद आप यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आती हैं, तो कब तक पर्दे के पीछे आप करेंगी? आगे आइए, जमीन पर उतरिए, कांग्रेस को जरूरत भी आप जैसे नेताओं की। देखिए, पहले मैं एक आपका दूसरा आंसर ये देना चाह रही हूँ कि रेखा गुप्ता जी महिला के रूप में आई हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है
कि एक महिला मेरी चीफ मिनिस्टर है। आज के दौर में बहुत कम महिला चीफ मिनिस्टर्स रह गई हैं। एक समय था जब हमारे पास 8-9 महिलाएं थीं एज चीफ मिनिस्टर्स। वसुंधरा जी को देख लीजिए, आप शीला जी को देख लीजिए, आप मायावती जी को देखिए, आप ममता जी को देखिए, महबूबा को देखिए, आप जयललिता को देखिए। एक समय था जब महिलाएं, एंड दे केम बैक अगेन एंड अगेन, बार बार वो चुनी गई सब महिलाएं। इसका मतलब है कि महिलाएं एक अच्छा चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर बनती हैं, क्योंकि जिसको घर चलाना आता है, घर क्या है, एक प्रदेश का एक माइक्रोकॉस्म ही तो है, एक छोटा सा उसी की झलक है एक प्रदेश की। जो घर चला ले हिंदुस्तान में, वो कुछ भी चला सकता है। और मैं आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अम्मा ने फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा अपने पास रखी, और दिल्ली एक ऐसा स्टेट था जो सरप्लस था, फाइनेंस में सरप्लस था। वो जब आई थी तो बहुत घाटे में था, जब वो छोड़ के गई तो एक सरप्लस स्टेट, फाइनेंशियली सरप्लस स्टेट छोड़ के गई, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि महिलाएं फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि वो घर चलाती हैं, उनको मालूम है कि प्रायोरिटी किस चीज़ की है। सोशल सेक्टर की, ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था उनके लिए, लोगों का डेवलपमेंट। तो लतिका दीक्षित फिर कब आ रही हैं चुनावी मैदान में, कब राजनीति में आ रही हैं? जब देखिए क्या आप कह रही हैं कि बेहतर घर महिलाएं चलाती हैं, समाज बेहतर महिलाएं चलाती हैं, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। कब आ रही है राजनीति में? देखिए, अभी तो मैं डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ में काम किया है मैंने सारा समय, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू है। पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगी आप? मैं ना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा उस माहौल में बड़ी हुई हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। हमारी टेबल की कॉन्वर्सेशन सारा वक्त, जब भी हम टेबल पे बात करते हैं, डिनर टेबल पे या कहीं भी बात करते हैं, तो सारा वक्त पहली चर्चा तो पॉलिटिकली होती है, क्योंकि हम उसी में हैं, हम उसी के रंग में रंगे हुए हैं। तो जी हाँ, मेरा बहुत मन करता है, और स्पेशली जब मैं कांग्रेस को देखती हूँ, क्योंकि मैं और किसी पार्टी की तरफ देख नहीं पाती, क्योंकि आइडियोलॉजिकली, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि जैसे सबकी अपनी एक किताब होती है, कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को मानता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती हूँ। कांग्रेस की लिखी हुई है वो किताब, और असली में जो उसको लागू कर सकती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बहुत बड़ी बात आपने, लतिका जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अपने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आपने बात की कि एक वक्त था कि तमाम महिलाएं मुख्यमंत्री देश के भीतर हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली के संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो अभी आपके यहाँ संगठन सृजन हुआ और एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी, आपको निराशा नहीं होती? मुझे बहुत निराशा है, मेरे को सब पार्टी से निराशा है इसको लेके। मेरी आवाज़ बहुत लिमिटेड है, बट आज क्योंकि मौका आप दे रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में इस समय सिर्फ 13 से 14% महिलाएं हैं। हम 50% इस पॉपुलेशन है इस देश की, हमारा हक दीजिए आप। और ये 33% से मैं राजी नहीं हूं, आप मुझे 50% दीजिए। देखिए, राजीव गांधी जी ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राजीव गांधी जी ने 33% पंचायती राज में वो लेके आए। आज आपको मालूम है पंचायत में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? 46%, नियरली 50% है। क्यों? वो 30 रिजर्वेशन से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा। लोग उनको, दो वो जनरल सीट है, फिर भी वो महिलाओं को चुन रहे हैं। तो क्यों 46% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, जब रिजर्वेशन तो सिर्फ 33 है? तो मैं ये कहती हूँ, आधी आबादी पूरा हक, आप हमें पूरा हक दीजिए। और चलिए, अभी आप वो रेजोल्यूशन नहीं पास कर पा रहे तो अपनी पार्टी के संगठन में आप लाइए, जनरल सेक्रेटरीज बनाइए। कितने आपके 30 प्रदेश में कितने पीसीसी चीफ, मैं तो कांग्रेस की बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहीं से हूँ, बाकी का भी वही हाल है। कितने पीसीसी पार्टी के अध्यक्ष स्टेट्स में महिलाएं हैं, कितने जनरल सेक्रेटरी महिलाएं हैं, वहां तो एटलीस्ट 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप सिर्फ लोकसभा में 9%, पूरे जो कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट खड़े होते हैं, सिर्फ 9% विमेन वर गिवन सीट्स। क्यों? क्यों नहीं? आप सारी पार्टी जो ये बात करती हैं, दीजिए हमें सीट दीजिए, हम जीत के लाएंगे, हम संवारेंगे आपके क्षेत्रों को, क्योंकि हमें आता है, हमें संभालना आता है, और हमें आप घर बैठाते हैं। और आप देखिए, वर्कफोर्स में भी आप देखिए, हमें पैरिटी नहीं है इनकम की। वो ही महिला ईंट धोती है, पुरुष ईंट धोता है, उसको
200 रुपए मिलेगा, महिला को 100 रुपए मिलेगा। क्यों? आज विंबलडन में भी महिलाएं जीत के आती हैं, उसको उसका प्राइस अलग है और पुरुष का प्राइस मनी अलग है। क्यों? हम में और आप में क्या फर्क है? इस सृष्टि को चलाने वाले हम हैं। सारे भगवानों में आप महिला, स्पेशली हिंदुओं में आप देखिए, सब माताओं के यहां जाते हैं, बट हमारा तिरस्कार करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट विमेन बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, अभी आपने केसेस देखे हैं। जी हाँ, देखिए सब जुडिस है तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिस तरह से उस केस को हैंडल किया गया, मतलब मुझे शर्म आती है। आज आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा कुछ दिन पहले कि कितनी मैटरनल मोर्टालिटी, कितनी महिलाओं की डेथ हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान। कितने आज भी इस देश में बच्चे कितने मरते हैं महिलाओं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 57% विमेन अनीमिक हैं। शर्म आनी चाहिए। तमाम इश्यूज की आप बात कर रही हैं, क्या इन तमाम इश्यूज को अगर आपको मौका मिलता है, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो लतिका दीक्षित उठाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको जो आम आदमी के मुद्दे हैं, क्या है आम आदमी के मुद्दे? मेरा बच्चा स्कूल अच्छे से चला जाए, पहले तो उसका जन्म अच्छे से हो जाए, माँ मेरा बच्चा अच्छी जगह रहे, प्रदूषण ना हो, हम साफ हवा, हमें पानी मिले, मूल सुविधाओं की मैं बात कर रही हूँ, मूल सुविधाएं। हाँ? ना दिल्ली में इस समय, मैं दिल्ली की अगर बात करूँ, पानी अभी आप देखिए, आप क्या कौन सा मैं इस पे आऊंगा, मैं इन सवालों पे आऊंगा, लेकिन आपके कांग्रेस के संगठन में दिल्ली के भीतर क्या हो गया? क्योंकि शीला जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थी, जब तक वो मुख्यमंत्री थी तब तक आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक शीला दीक्षित के जाने के बाद संगठन आप जीरो पे आ गए। आम आदमी पार्टी ने आपका सफाया कर दिया, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है। आखिर क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में? नहीं, कहीं हम भटक गए। देखिए ये बहुत प्रदेशों में हुआ है जहां पर हम बहुत मजबूत थे। आप उड़ीसा देख लें, आप बहुत सारे ऐसे प्रदेश देख, उत्तर प्रदेश देख लें आप, जहां हम बहुत मजबूत थे। आज हमारा ग्राउंड वहां से चला गया है। एक तरफ आई थिंक हमने ग्रास रूट वर्क करना बंद कर दिया है, लोगों से जुड़ना बंद कर दिया है। देखिए मैं पॉलिटिकली ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, और ना मैं अभी उसमें हूँ, और तो मेरा मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं देखिए, हम दुनिया को गलत कहते हैं, लेकिन पहले हमें अंदर अपने घर में झांकना पड़ता है। अपने घर को हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है और खुद डिसाइड करना है कि हम क्या चाहते हैं। आपको दिल्ली के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, दिल्ली की समस्याओं को समझना पड़ेगा, सॉल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे, दूसरे पे उंगली उठाना हमें बंद करना पड़ेगा। देखिए उसको लोगों ने इलेक्ट किया, वो अपना काम करें या ना करें वो उनकी प्रॉब्लम है। हम क्या कर रहे हैं वो हम कब देखना शुरू करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कब अपने घर को ठीक करेंगे। आपका घर ठीक होगा, 4 जने कभी एक तो पत्थर नहीं मार पाएंगे आपके घर पे, उंगली नहीं उठा पाएंगे, और दूसरा आप एकजुट होके, एक तो एक बड़ी समस्या है कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं जब हमारे पास कुछ लड़ने के लिए ही नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम किस लिए लड़ते हैं एक दूसरे से? क्यों नहीं हम एक साथ आते हैं? शीला जी का सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूशन मैं मानती हूँ कांग्रेस में रहा कि वो सारे अलग अलग गुटों को एक लेके आई। और बहुत बारी मैंने उनको देखा कि लोग आके कहते हैं कि शीला जी ये आपका विरोध करते हैं, आप इनको टिकट मत दीजिएगा। मैंने अम्मा को खुद अपने सामने ये कहते हुए देखा है कि नहीं, यही जीत सकते हैं, अपने इलाके में यही पॉपुलर हैं, और अगर हमें गवर्नमेंट बनानी है तो इनका होना बहुत जरूरी है, मैं इनको टिकट दूंगी। बहुत लोग खिलाफत करते हैं कि आप अपने जो आपकी खिलाफत करते हैं उनको आपके, क्योंकि उनके लिए कांग्रेस फर्स्ट थी। हमारे यहाँ कहीं हम वो उस राह से भटक गए। कांग्रेस फर्स्ट नहीं है, और उससे भी पहले देश एंड पीपल आर फर्स्ट। बड़ी बात आपने कही है। राहुल गांधी की भूमिका आज के परिदृश्य में, आज की राजनीतिक अगर हम दौड़ में देखें तो राहुल गांधी जमीन पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, मेहनत करते हुए नजर आते हैं। आपकी नजर में राहुल गांधी की भूमिका राजनीति में अभी क्या आगे होनी चाहिए और किस तरीके से देख रही हैं? देखिए मैं तो उनको लोग ये पसंद नहीं करेंगे, बट मैं उनसे बहुत चीज़ों में इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मुझे वो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे एनजीओ की तरफ से ही हैं, क्योंकि वो लोगों का दर्द समझते हैं, वो लोगों तक जाते हैं, पहुँचते हैं। बट देखिए इतने पूरे देश में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं
तो एक राहुल गांधी नहीं लग सकते। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की, लोग जुड़े, वो एक इतनी मतलब डांडी मार्च के बाद शायद उस तरह का उत्साह अब देखा गया। लेकिन वो एक जो जोड़ो यात्रा थी, हमें हर प्रदेश में करनी चाहिए थी, हमारे हर जिले में होनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी तो सब जगह नहीं जा सकते ना। उनका एजेंडा बिल्कुल ठीक है, बहुत क्लियर है। उनका एजेंडा देश का एजेंडा है, देश के लिए है। लेकिन उस एजेंडे को सिर्फ एक अकेला आदमी तो वो झंडा उठा के नहीं चल सकता ना। हम कब बाकी लोग जो उनके साथ हैं, जो पूरी संस्था है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे सांप सूंघ गया है। अगर वो नहीं उठेंगे तो हम नहीं उठेंगे। वो तो उठे हुए, वो तो कर रहे हैं मेहनत, लेकिन हम कब करेंगे मेहनत? हर बारी क्या कोई हम स्कूल के बच्चे हैं कि जब तक टीचर हमें हाथ पे डंडा नहीं मारेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे? क्यों अंदर से आपकी वो आग नहीं है? अंदर से देश बदलने का, देश इतना पीछे चला गया है। कहीं कहीं हमारी वो अंदर की आग देश को बदलने की, देश को आगे ले जाने की बुझ रही है या बुझ गई है। जो सोनिया जी में है, जो राहुल जी में है, आप देखते हैं कि एक आग है। कहीं एक छोटे मुझे याद है जब दिल्ली में अम्मा सीएम थी, तो कहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में भी आग लग जाती थी, सोनिया जी का तुरंत फोन आ जाता था अम्मा को, शीला जी वहाँ आग लगी है, आप पहुंची हैं कि नहीं, खाना पहुंचा है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के स्टॉल्स लग गए हैं कि नहीं खाने के, पानी के। मतलब छोटी सी भी चीज़ का उनको दर्द होता था। मुझे आज लगता है लोगों को दूसरों का दर्द महसूस करना लोगों ने बंद कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव होना चाहिए? राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं कि सोनिया जी अभी भी बहुत एक्टिव हैं, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, तो नीचे के संगठन को क्या हो गया? एक तो आई थिंक बहुत साल हम सत्ता में रहे, तो कहीं ना कहीं हम एक सुस्त हो गए। वो हमें अपनी सुस्ती हटानी पड़ेगी और वापस लोगों तक। अभी भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। वो भी मैं प्रदेश की बात कर रही हूँ जहां हम पिछले 20 या 25 या 27 साल या 30 साल से, यूपी जैसे जहां पर हम इतने सालों से नहीं है, वहां पर भी हर गांव में कांग्रेस का वर्कर है, पर हम उस तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो ये जो राजीव गांधी जी मिडिल मैन की बात करते थे कि गवर्नमेंट में मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन ले जाता है। आई थिंक हमारे यहाँ भी एक ही मिडिल मैन हो गए हैं जो कार्यकर्ता को नेता तक नहीं पहुंचने देते हैं। और मुझे मालूम है ये मैं कह रही हूँ, बहुतों को ये नहीं पसंद आएगा, बट वो मिडिल मैन को एक्चुअली वो तार होनी चाहिए नेता और कार्यकर्ता के बीच में। वो तार टूट गई है कहीं पर, और हमको वो तार जोड़ना है। जो ये बीच के जो हमारे नेता हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको उतर के, और जो हमारा लास्ट माइल वर्कर है, जो असली में वर्कर है, उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसको छूना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको इज्जत देना, उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे। प्रियंका गांधी की भूमिका क्या देखती हैं? प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी तो हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के कई राज्यों की वो चेयरमैन बनी, तो आज के दौर में प्रियंका गांधी की भूमिका को आप क्या देखती हैं और क्या चाहती हैं कि प्रियंका गांधी को करना चाहिए? देखिए, मेरी ना ये हैसियत है ना ये समझ है कि मैं किसी को बता सकूं कि वो उनको क्या करना चाहिए। उस मुकाम पे मैं नहीं पहुंची हूँ अभी, और शायद सदियां लग जाएं। लेकिन देखिए, वो भी एक महिला है, तो उनका आना बहुत ज़रूरी था। मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि एक पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में वो आई हैं, तो एक महिला का वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझेंगी चीज़ों को। और उनमें मैं जब वो छोटी थी तो मदर टेरेसा के यहाँ जाके वो काम करती थी। उनमें भी एक वो जो एम्पैथी की हम बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं, हम लोगों को समझने की, लोगों को, वो उनमें बहुत है। मैंने उनको देखा है। मैंने अपनी मदर की डेथ के समय पे भी देखा था कि जब हम वहाँ खड़े थे, अम्मा का वहाँ शव पड़ा था और हम इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जा रहे थे, वो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि वो कैसे उन्होंने मेरे को पकड़ा हुआ था। बस उनका हाथ मेरे कंधे पे था, और वो देख रही थी कि कोई लोग आसपास ना आए, हम अपनी माँ के पास। बड़ी
छोटी सी चीज़ है लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको वो चीज याद रहेगी। है उनमें एक ह्यूमन टच है और वो समझती हैं चीज़ें। जब भी आप देखते हैं किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करती हैं, उनका उनका बहुत प्यारा कनेक्ट है। भाई का बड़ा डेप्थ है, उनकी डेप्थ है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत पढ़ाई में फोकस करते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। वो उनका माइंड बहुत स्ट्रांग है, इनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है। ये दिल से सोचती हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। तो आप सोचिए अगर दोनों मिल जाएं तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। 2029 में अगर हम 2029 की बात करें तो राहुल गांधी को कहाँ देखती हैं आप? प्रधानमंत्री आपको दिखता है कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री? देखिए, जिस तरह से भारत इस समय हम जिस तरह से चल रहे हैं, हाँ, हम पता नहीं कितने 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और जो मैं बात करती हूँ, सबको पूछती हूँ कि पर कैपिटा इनकम में हम कुछ 149 हैं। हाँ, IMF की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। हम बांग्लादेश से पीछे हैं, बस कीनिया से थोड़ा आगे हैं। और जो आज ईरान, इराक ये सब हमसे करीबन 40-50 पॉइंट्स आगे हैं। तो जो ये समस्या है कि इतनी गरीबी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, प्रदूषण है, जंगल कम हो रहे हैं, ट्राइबल राइट्स की प्रॉब्लम है, जो से मैंने कहा मूल सुविधाओं की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। हम तो दिल्ली को लेके बात करते हैं, आप गाँव में चलिए, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ बिजली है, कहाँ पानी। आज यूपी में हम बड़ा यूपी की बात करते हैं, कहीं कुछ नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, PHCs आपके नहीं चलते हैं। हाँ? आज आपकी टांग टूट जाए तो आपको शहर जाना पड़ता है 200 किलोमीटर अपनी टांग ठीक कराने के लिए। अगर ये है, और ये जो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर जब आएगा उनको बनना चाहिए, बिल्कुल। और तभी जो उनके सपने हैं तभी वो साकार हो पाएंगे। देखिए, पीछे बैठ के साकार नहीं होते। आप सपने देखते रहिए, सपने रोज बुनिए, लेकिन जब तक वो साकार नहीं होंगे वो सपने ही रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए लतिका दीक्षित हमसे बात कर रही। तमाम मुद्दों पे विस्तृत रूप से बातचीत हुई और उनका कहना है कि अगर मौका मिला तो चुनावी मैदान में उतरने से ये परहेज नहीं करेंगे। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़ दिल्ली।